करते हैं। अगर यहाँ पर कुछ इंटरनेट का अगर कुछ इश्यू आता है, ठीक है, तो वहां पर आप अगर इंटरनेट का कुछ इश्यू आएगा तो थोड़ा सा आपको उसको कंसिडर करके चलना है। देखिए कल का जो हमारा पिछला लेक्चर था, वो इंटरनेट के कुछ इशू की वजह से हम लोग पूरा उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे। बहुत सारे बच्चों को दरमियान से स्ट्रीमिंग दिखाई नहीं दे रही थी। तो आज दोबारा हम उसी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में भी पॉसिबल कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैं लेक्चर को रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है और आवाज बराबर आ रही है? बताइए, आपको व्हाइट बोर्ड बराबर दिखाई दे रहा है? ठीक है, समीर बेग का आंसर यस आ चुका है, मतलब आपको व्हाइट बोर्ड बराबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है बच्चों, वो आप सब हमको पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 5 शुरू है और हमारे इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, जो काफी बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ऑसिलेशन मतलब एहतेजाज। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है हमारा ये, जिसका नाम है ऑसिलेशन, उर्दू में से एहतेजाज कहते हैं। ठीक है, अब आज का इस लेक्चर का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, वो है व्हाट इज मीन बाय सिंपल पेंडुलम। कि सिंपल पेंडुलम किसे कहा जाता है। सवाल एग्जाम में ऐसा आता है कि सिंपल पेंडुलम, उसको उर्दू में सादा रक्कास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको उर्दू में? सादा रक्कास। सिंपल पेंडुलम किसे कहा जाता है, इसकी तारीफ बयान कीजिए। और सिंपल पेंडुलम यानी कि सादा रक्कास के वक्त दौरा यानी कि टाइम पीरियड के लिए आपको जाब्ता अखज़ करना है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम, ये हमको टॉपिक समझना है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो जो हम समझेंगे, उस टॉपिक का नाम होगा बच्चों पेंडुलम, कि पेंडुलम क्या होता है। ठीक है, फिर हम आएंगे अलग अलग पेंडुलम्स पर। फिजिक्स के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग पेंडुलम मिलेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम आपके सामने है अभी, एक कोनिकल पेंडुलम होता है जो हमने रोटेशनल डायनामिक्स में समझा था। ठीक है, और बहुत सारे पेंडुलम आपको फिजिक्स में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो हमको सबसे पहले समझना जरूरी है कि पेंडुलम किसे कहा जाता है। ठीक है, पेंडुलम क्या होता है, हम सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम बच्चों एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें एक ऐसा रिजिड सपोर्ट होता है। क्या होता है बच्चों? एक ऐसा रिजिड सपोर्ट। ठीक है, जैसे हमारे घर में अगर हम छत को देखें तो आपकी जो छत है जिससे फैन लटका हुआ है, तो वो एक रिजिड सपोर्ट है, इसको मजबूत सहारा बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है आपके पास में एक रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। ठीक है, ये आपके पास में रिजिड सपोर्ट। इसके साथ में बच्चों एक स्ट्रिंग, मतलब एक धागे को बांधकर ऐसे लटका दिया जाता है। ठीक है, एक धागा है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो इस रिजिड सपोर्ट के साथ में बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रिंग। इसकी खुसूसियत ये होती है इस स्ट्रिंग की कि ये मासलेस होता है। क्या बच्चों? मासलेस होता है, ये स्ट्रिंग की खुसूसियत होती है। ठीक है, और इसके जो दूसरा सिरा है यहाँ पर जो है एक ऐसे कुर्रा बांधकर लटका दिया जाता है। ओके, ये ऐसे कुर्रा है जिसका वेट mg होता है। क्या होता है इसका वेट? mg, जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इसको ना अंग्रेजी में बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बॉब। ठीक है, ये आपके पास में एक कुर्रा है जो इस तरह से लटका हुआ है। इस शक्लों को बच्चों कहा जाता है पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? पेंडुलम। ठीक है, अब हमको समझना है कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। हमने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा था कि एहतिजाज की तारीफ मैंने आपको बताया था कि अगर कोई जर्रा, ठीक है, या जिस्म अगर मीन पोजीशन के अतराफ आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन अगर करता है, तो इस किस्म की हरकत को हम एहतिजाज कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि मान लीजिए आपके पास में ए आपकी एक्सिस है, यहाँ पर आपका है मीन पोजीशन। ठीक है, ये प्लस ये राइट एक्सट्रीम होता है और ये वाला लेफ्ट एक्सट्रीम होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। अगर कोई जर्रा मीन पोजीशन के अतराफ में, मतलब पहले इधर जाता है, फिर यहाँ जाने के बाद में वेलोसिटी जीरो होती है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर यहाँ जाने के बाद में वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। मतलब अगर ये मीन पोजीशन के अतराफ में अगर टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो हम इसको ऑसिलेशन कहते हैं, एहतिजाज कहते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है? तो आंसर है ये मीन पोजीशन के अतराफ में ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? मीन पोजीशन के अतराफ में ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए हम इसको ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो मीन पोजीशन के अतराफ, मतलब वस्ती मुकाम के अतराफ अगर ये घूमता है तो इसको ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिलेशन। आ जाइए सिंपल पेंडुलम पर। सिंपल पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जो मीन पोजीशन के अतराफ में, ये अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस बनाऊं, ऐसे एक मैं आपको बताऊं, ये ऐसे, हाँ ठीक है, ये मान लीजिए ये आपके पास में मीन पोजीशन है। ठीक है, अभी यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो, अभी फिलहाल ये मीन पोजीशन पर है। अगर हम इसको पकड़ के खींचे यहाँ तक, ठीक है, अगर हम इसको पकड़ के यहाँ लाए और ऐसे इसको पकड़े यहाँ ला के छोड़े,
ठीक है, ये वाला होगा बच्चों इसका राइट एक्सट्रीम। क्या होगा ये? राइट एक्सट्रीम होगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको राइट एक्सट्रीम पर लाया और यहाँ लाकर छोड़ा। तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसे यहाँ आता है, ये मतलब इसके अंदर हटाव x हुआ है। ठीक है, ये हटाव x से यहाँ गया। ठीक है, यहाँ जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर ये ऐसे आया मीन पोजीशन के अतराफ में, फिर यहाँ ऐसे आ गया। ठीक है, ऐसे आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आने के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर ये वापस जाता है इस डायरेक्शन में, यानी कि ये मीन पोजीशन के अतराफ में क्या करता है? तो आंसर है ये मीन पोजीशन के अतराफ में ऑसिलेट करता है। क्या करता है बच्चों? ऑसिलेट। अगर कोई पेंडुलम, अगर कोई रक्कास मीन पोजीशन के अतराफ में अगर ऑसिलेट करे तो इस किस्म के पेंडुलम को कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल पेंडुलम। फिर से तारीफ क्या लिखेंगे? ऐसा रक्कास यानी कि ऐसा पेंडुलम जो मीन पोजीशन यानी वस्ती मुकाम के अतराफ में ऑसिलेट अगर करता है तो इस किस्म के पेंडुलम को हम कहते हैं बच्चों सिंपल पेंडुलम। यानी सिंपल पेंडुलम के लिए क्या कंडीशन है? तो आंसर है सिंपल पेंडुलम के लिए कंडीशन ये है कि जो ऑब्जेक्ट है या जो पेंडुलम है वो मीन पोजीशन के अतराफ में टू एंड फ्रो मोशन करना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो हम इस किस्म के पेंडुलम को बोलेंगे बच्चों सिंपल पेंडुलम। क्लियर? एक हमने रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर पेंडुलम को समझा था। वो पेंडुलम क्या था? उस पेंडुलम को मैंने आपको बताया था कोनिकल पेंडुलम बोलते। क्या बोलते हैं उसको? कोनिकल पेंडुलम। मैं यहाँ आपको समझा भी देता हूँ कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। कोनिकल पेंडुलम अगर आपको याद होगा तो हमने ये देखा था, इस तरह से आपके पास में एक पेंडुलम था। ठीक है, ये पेंडुलम था। इस पेंडुलम को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दी थी। ठीक है, मतलब इसको उफ़की दायरी भी हरकत दी थी। तो उसकी वजह से इसको जब हमने ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, तो जो ये कोण, ये जो आपको शक्ल हासिल हुई थी ये एक कोण की तरह थी। किसकी तरह थी बच्चों? एक कोण की तरह थी। इसीलिए हमने इस पेंडुलम को कहा था कोनिकल पेंडुलम। मैंने आपको वहां इसकी तारीफ लिखाया था कि अगर किसी रक्कास को, ठीक है, अगर हम किसी रक्कास को उफ़की दायरी हरकत यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन अगर देते हैं तो उसके सबब जो शक्ल हासिल होती है कोन यानी मखरूत की तरह होती है, इसलिए इसे कोनिकल पेंडुलम मखरूती रक्कास कहते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम के लिए जरूरी है कि जो आपके पास में पेंडुलम है उसने क्या करना चाहिए? तो उसने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब उफ़की दायरी हरकत अंजाम देना चाहिए। और सिंपल पेंडुलम के लिए क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि उसने मीन पोजिशन के अतराफ में ऑसिलेट करना चाहिए, तब जाके हम इस पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल पेंडुलम का इंट्रोडक्शन। जरा बताइए आपको समझ में आया? यस सर, सानिया मिसबा का आंसर आ गया माशाल्लाह। यस सर, आज बहुत ज़्यादा बच्चे प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आवाज़ वगैरह वीडियो वगैरह आज इंशाल्लाह सब क्लियर होगा क्योंकि मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट किया हूँ। बच्चों आप तमाम के लिए मैंने हर चीज़ का इंतजाम किया हो। हमारे पास में वाईफाई भी आ चुका है, लैपटॉप भी है, पेन टैब भी है, माइक भी है, तमाम चीज़ों का इंतजाम है। बस आपको पढ़ना है। आपको रोज़ 1 घंटा या 45 मिनट यहाँ पर देना है मेरे साथ में। ठीक है, चलिए ओके, वेरी गुड। चलते हैं हम हमारे टॉपिक पर। अभी तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम हुआ। अब हम ना नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, स्लाइड नंबर 2। ठीक है, स्लाइड नंबर 2 में जो हमको टॉपिक आप डिस्कस करना है वो टॉपिक ये है बच्चों की टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या है बच्चों? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हमारा टॉपिक है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एसपी का क्या मतलब है? सिंपल पेंडुलम। यानी हमें यहां पर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो बच्चों टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है? टाइम पीरियड कहा जाता है बच्चों दौरी वक्त को या वक्ते दौरा को। ठीक है, यानी सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो उसका वक्ते दौरा यानी कि दौरी वक्त क्या होगा, यानी कि टी क्या होगा, ये हमको निकालना है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमको यहाँ पर निकालना है। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा कि सादा रक्कास की तारीफ बयान कीजिए, ठीक है, और इसके वक्ते दौरा के लिए ज़ाब्ता खस कीजिए। इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे जो कॉलेज का जो ग्रुप है, इंशाल्लाह मैं उस पर अपलोड कर दूंगा जब पूरा चैप्टर मुकम्मल होगा तब। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, निकालते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए फिर से हमारे डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को समझिए, जिसको डायग्राम समझेंगी उसको पूरा क्वेश्चन आएगा क्योंकि डायग्राम बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ये आपके पास में रिजिड सपोर्ट है, अभी अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ एक ऐसा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग होता है, ऐसे, हाँ ऐसे स्ट्रिंग है, इसके साथ में आपका पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है। ये सिंपल पेंडुलम बन, ये सॉरी पेंडुलम बन गया अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि ये वाला जो पेंडुलम की जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक,
इसकी लेंथ होगी, इसे कहा जाता है एल। एल जो होता है बच्चों लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की लेंथ, ठीक है, सिंपल पेंडुलम की लंबाई, कहां से, रिजिड सपोर्ट से लेकर जो पेंडुलम जहां तक है वहां तक का जो लेंथ होती है एल होती है, उसे कहा जाता है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये आपको याद रखना है। फिलहाल मैं इसको यहां से अभी हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका काम अभी नहीं है। अब ये हुआ बच्चों, हमने क्या किया, इस पेंडुलम को पकड़ा, मतलब यहां से पकड़ा और पकड़ के ना इसको ऐसे खींचा। तो जब हम इसको पकड़ के खींचते हैं, मतलब यहां से पकड़ के अगर हम खींचते हैं तो हमको क्या देखने के लिए मिलता है, तो हमको ये डायग्राम ऐसे दिखने के लिए मिलती है। जरा इसको समझिए अच्छे से। जब मैं इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये ना ये ऐसे यहां आ जाता है, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि ये वाली लंबाई ज्यादा है लेकिन ये वाली लंबाई कम है। मतलब आपको इतना फासला दिख रहा है, ये वाला फासला h होता है। क्या होता है, फासला h। ऐसे क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो है जब हम पेंडुलम को पकड़ के खींचते हैं तो खींचने की वजह से यहाँ पर जो है जाविया चेंज होता है, ठीक है। ये जाविया ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। मतलब उसकी वजह से कुछ जाविया बना, जाविये की वजह से ये हाइट पर्टिकुलर हाइट पर चले जाता है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है बच्चों, इस एंगल को कहा जाता है एंगल थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा, ठीक है। एक जाविया है जो सिंपल पेंडुलम को पकड़कर खींचने की वजह से हमको हासिल हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, जब हमने इसको पकड़ के खींचा तो ये जो है पेंडुलम ये ना ऐसे यहां पर ऐसे गया, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों यहां से लेकर यहां तक का, इस डिस्टेंस को हम एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स, ठीक है। सिर्फ जब हम यहाँ इसको जाके छोड़ते हैं, मतलब अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 कर देते हैं तो क्या होता है, देखिए मैं वेलोसिटी को यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। जब हम उसको वहां से पकड़कर छोड़ देते हैं तो ये ऐसे आता है, ऐसे 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 यहाँ आ जाता है। मतलब आपको पेंडुलम ये ना इधर अब ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये भी जो डिस्टेंस है एक्स होगा, यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा। फिलहाल हमको उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इधर वाले केस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलो, हमने पेंडुलम को पकड़ के खींचा तो उसमें हटाओ एक्स पैदा हुआ। अब जरा यहाँ हमको गौर करना है कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। सबसे पहले बच्चों जो होती है वो होती है एल। एल जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ एसपी, यानी सिंपल पेंडुलम की लंबाई। सिंपल पेंडुलम की लंबाई कहां से कहां होती है, ये रिजिड सपोर्ट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होता है इसको लेंथ बोलते हैं, ठीक है, लंबाई बोलते हैं। एल जो है सिंपल पेंडुलम की लंबाई है। यहाँ पर हम एक और नोटिफिकेशन, एक और फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे, इसे कहा जाएगा स्मॉल एम। स्मॉल एम जो होगा बच्चों वो होगा मास ऑफ बोब। क्या होगा ये, मास ऑफ बोब। मतलब ये जो कुर्रा आपको दिख रहा है ना, इसकी कमियत होगी, ठीक है। उसी के साथ साथ में यहाँ हमने एक्स लिया है। एक्स क्या होगा, तो एक्स जो होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा बच्चों, एक्स जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। किसका डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोब। किसका ये डिस्प्लेसमेंट होगा, बोब का डिस्प्लेसमेंट होगा। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या होगा, देखिए इसको मैं बी को बराबर लिख लेता हूँ, हाँ बोब, ओके। उसके बाद में ये हमारे पास में 4 नोटिफिकेशन आ गए, एल भी आ गया, एम भी आ गया, और एक चीज बची है वो है थीटा, ठीक है। थीटा क्या है बच्चों, तो थीटा जो है वो एंगल है। क्या है बच्चों, एंगल है, मतलब जाविया है, ठीक है। थीटा का एक एंगल है जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। ये जो सिंबल मैंने बनाया है एंगुलर के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स में समझाया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ओके। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब कहां से है, मीन पोजीशन से। इतनी चीजें हमको यहाँ पर समझनी है। अब जरा डायग्राम को गौर से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि डायग्राम को बनाते कैसे है, ठीक है। फिर से मैं इधर बना देता हूं ताकि हमको सॉल्यूशन करने में आसानी जाए। ये आपके पास में बच्चों एक रिजिड सपोर्ट था, ठीक है। ये आपके पास में ऐसे, हाँ, ये एक आपके पास में बॉब था, ठीक है, कुर्रा था। हमने इसको पकड़ के खींचा तो ये ऐसे यहाँ आ गया, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ एंगल जो है वो थीटा बन गया, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अच्छा, अब इसकी जो लेंथ है बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ की जो लंबाई है ये है एल है, ठीक है। ये भी आपको पता है। ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस को हम एक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्स। ये वाला डिस्टेंस आपका एक्स है। चलो ठीक है। अगर ऐसे है तो यह यहाँ ये जो कुर्रा है फिलहाल इस पोजीशन पर, इस पर कितनी कुव्वतें अमल करेंगी ये हमको देखना है, ठीक है। तो बच्चों इस पर सबसे पहली जो कुव्वत अमल करेंगी वो होगा इसका वजन। और वजन जो होता है हमेशा, हमने रोटेशनल डायनामिक्स में भी समझा था, वजन जो होता है वेट वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो वेट हमेशा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड होंगे, mg वर्टिकली डाउनवर्ड हमेशा नीचे के जानिब होगा, ठीक है। चलो, उसके बाद में हम ना इसके 2 कंपोनेंट निकालते हैं। मैं इसको अगर ऐसे बना लूँ तो ये बिल्कुल पॉसिबल केस है। मैं इसको ऐसे ऊपर उठा लूंगा यहाँ से, ये ऐसे, ठीक है।
इसका भी हमको काम है, ठीक है, इसको और हम ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर दूसरा जो फोर्स होगा बच्चों, ये चूंकि पेंडुलम वाला केस है, रोटेशनल डायनामिक्स में हमने समझा था, एक फोर्स होगा जिसको हम टेंशन फोर्स बोलेंगे, जो हमेशा टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट होगा, किधर होगा, रिजिड सपोर्ट की जानिब। जैसे अगर आप एक पेंडुलम को, एक धागे को के साथ में एक पत्थर को बांधे और उसको गोल घुमाए, तो आपको आपके अंगूठे के जानिब, क्योंकि आपका अंगूठा रिजिड सपोर्ट है, आपको आपके अंगूठे की जानिब एक तनाव महसूस होगा, जो एक किस्म का फोर्स होता है, टेंशन फोर्स उसको बोलते हैं। वो हमेशा किधर होगा, तो आंसर है रिजिड सपोर्ट के जानिब होगा। mg नीचे आ गया, टेंशन जो है ऊपर आ गया, ठीक है। अब दो कंपोनेंट हम बनाएंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे बच्चों हम कॉस का कंपोनेंट, और एक बनाएंगे साइन का कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या होगा, और ये ऐसे स्ट्रेट ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये दो कंपोनेंट हमको इसमें बनाने हैं, ठीक है। उसके लिए थीटा कैसे लगाते हैं, तो जरा जेड शेप देखिए, ये ऐसे गया तो यहाँ पर थीटा लग रहा है आपको समझ में, देखो देखिए कैसे जेड बन रहा है, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया और ये ऐसे गया, ठीक है, जेड बन रहा है। मतलब अगर जेड में अगर यहाँ थीटा है, देखो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी हमारा थीटा जो हमने लगाया अभी दुरुस्त है, ठीक है। अब देखिए अगर ये थीटा है तो उसके फ्रंट वाला ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा, ठीक है, ये क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, अब अगर mg थीटा के जानिब जाता है तो रोटेशनल डायनामिक्स में हमने समझा था कि अगर ये थीटा के जानिब जाता है तो ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। बस डायग्राम मुकम्मल, mg cos थीटा और mg sin थीटा, ये हमने यहाँ से समझ लिया है। ओके, चलो हमको कितनी कुव्वतें दिख गई, mg cos थीटा दिख गया, mg sin थीटा दिख गया, mg दिख गया जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और एक टेंशन फोर्स आपको यहाँ पर दिखाई दिया, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, किसके लिए लिखेंगे, सबसे पहले सिंस के रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जिसको हम एफ ऑफ आर से जाहिर करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों माइनस ऑफ एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा, क्या होगा, माइनस ऑफ एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा। सवाल ये है कि ये कहां से आया कि माइनस ऑफ एफ ऑफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा, यहाँ पर कैसे आया मैं आपको ये भी समझाता हूँ। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर ये ऐसे स्प्रिंग है यहाँ तक, अगर मैं इसको पकड़ के इधर अगर खींचता हूँ, यानी मैं इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट इधर पैदा कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट में एक फोर्स आता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिस्टोरिंग फोर्स, उसकी की वजह से वो वापस चला आता है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है हमेशा सेंटर के जानिब होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, तो आंसर है, इसीलिए यहाँ पर हमने जो लिखा है वो साइन वाला कंपोनेंट लिखा है। क्यों, क्योंकि मरकज के जानिब जो आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, मरकज के जानिब जो वाला कंपोनेंट आ रहा है, उस कंपोनेंट को हम कह रहे हैं यहाँ पर mg sin थीटा। क्या बोल रहे बच्चों इसको, mg sin थीटा, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ के, अगर आपने गौर किया होगा यहाँ पर हम इसको डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहे थे, लेकिन उसकी वजह से ये वापस इधर आ रहा था, तो इधर आने वाले फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, इसीलिए हमने रिस्टोरिंग फोर्स साइन थीटा वाला लिखा। क्या लिखा, साइन थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर माइनस क्यों आया, ये भी हमको समझना जरूरी है। माइनस इसलिए आया बच्चों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स, देखिए जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है और रिस्टोरिंग फोर्स इधर है। डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के मुखालिफ है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, माइनस आया है। यानी हमने जो रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ एम जी इंटू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली है। यहाँ अगर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर क्या हो बच्चों, जो थीटा हो यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत ज्यादा छोटा हो, मतलब ये वाला एंगल अगर बहुत ज्यादा छोटा हो, यानी छोटा कितना हो सकता है, तो आंसर है अगर ये थीटा जो है वो लेस देन 10 डिग्री हो, थीटा जो है वो 10 डिग्री से अगर छोटा हो, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है यहाँ पर हम साइन ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, जब थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर 10 डिग्री से भी अगर कम हो तो हम साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखेंगे, इस बात का हमको ख्याल रखना है। तब फिर हमारी ये वाली मसावात क्या बनेगी, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तब हमारी ये वाली मसावात जो है बच्चों ये बनेगी एफ ऑफ आर मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी इंटू थीटा। क्या बन गई, माइनस ऑफ एम जी इंटू थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे क्योंकि हमको इससे काम है, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर यूजिंग डायग्राम, अब हम डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे और ना यहाँ पर
थीटा की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? थीटा की। जरा डायग्राम पर चलते हैं। डायग्राम हमको क्या बोलती है? डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर एक मुसल्लस दिख रहा है। देखो ये ऐसे एक मुसल्लस दिख रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाइए थीटा का। मैंने आपको ये समझाया था कि थीटा का फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो मैं डायग्राम को फिर से यहाँ पर आपको थोड़ा सा बना देता हूँ। ये वाली लेंथ थी, ये इसमें टेंशन लग रहा था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स था, ठीक है, यहाँ पर थीटा था डायग्राम के अंदर, ये वाला लेंथ है, इसमें जो है वो टेंशन है, ठीक है। यहाँ पर से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो थीटा यानी कि किसके बराबर होता है? एंगल। इसका एक फार्मूला होता है थीटा बराबर, जो हमने रोटेशन डायनामिक्स में समझा था कि एंगल बराबर होता है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे समझाया था, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। ये थीटा निकालने का हमारे पास में फार्मूला है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम। एंगल आपके पास में क्या है? तो आंसर है डायग्राम में एंगल हमारा थीटा है। आर्क क्या है आपके पास में? तो ये वाली बच्चों आर्क थी, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट ऐसे करवा रहे थे ना, तो ये वाली आर्क है आपके पास में, तो इसकी जगह हम आर्क की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन इसका रेडियस क्या है? तो इसकी रेडियस इसकी लेंथ है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? एल होगा। यानी थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों हमारे पास में? थीटा बराबर आ गया आपके पास में एक्स अपॉन एल। क्या आ गया बच्चों? एक्स अपॉन एल। थीटा बराबर किसके आ गया? एक्स अपॉन एल। ये हमने कहाँ से लिया? यूजिंग डायग्राम, डायग्राम की मदद से हमने निकाला थीटा बराबर होता है एक्स अपॉन एल। अब हम क्या करेंगे? हमारे रिस्टोरिंग फोर्स की मसावत में इसको रख देंगे। तो आपके पास में बच गया एफ ऑफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी, और थीटा किसके बराबर है? तो आंसर है ये एक्स अपॉन एल के बराबर है। ये हमने अभी निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पर सिंस एम मास ऑफ बॉब एक कांस्टेंट वैल्यू जो कभी चेंज नहीं हो सकती, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसी के साथ साथ में जो एक तीसरी वाली चीज होगी यहाँ पर, वो होगा इसकी बॉब की लेंथ, ठीक है, मतलब पेंडुलम की लेंथ। एम भी कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, जी भी मुस्तकिल है और एल भी मुस्तकिल है, लेकिन एक्स यहाँ पर मुस्तकिल नहीं है, क्योंकि एक्स को हम ज्यादा भी खींच सकते हैं, कोई बच्चा उसको कम भी खींच सकता है। एक्स जो है यहाँ पर वेरिएबल है, और अगर एक्स वेरिएबल है यानी एम जी एल अगर ये सब तमाम चीजें अगर कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कांस्टेंट को हटा देंगे, तो आपके पास में क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में एफ जो है इक्वल टू माइनस ऑफ क्या बच रहा है आपके पास में? एक्स, और साथ में क्या लग रहा है? कांस्टेंट लग रहा है। अब अगर मुझे यहाँ से कांस्टेंट अगर निकालना है, तो मुझे ये कांस्टेंट अगर निकालना है, ठीक है, या अगर मुझे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करना है, तो कांस्टेंट के सहारे से मैं कर सकता हूँ, तो कांस्टेंट में निकल जाएगा, यानी एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस ऑफ एक्स के। किसके? एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ एक्स के। इसे कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड माइनस जो सिंबल है, ठीक है, माइनस का जो निशान है वो इस बात को जाहिर करता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के मुखालिफ है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट दोगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप इस स्ट्रिंग को पकड़ के खींचोगे इधर, उतना ज्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, ठीक है। आप जितना ज्यादा आपके ऐसे बोव को इधर जितना ज्यादा पकड़ के खींचोगे, जितना डिस्प्लेसमेंट होंगे, उतना इसके अपोजिट में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। और माइनस निशान इस बात को जाहिर करता है कि आप हटाओ इधर दोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर उसके मुखालिफ में आएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। यहाँ तक हमको निकल गए। लेकिन हमारी डिस्कशन तो ये चल रही थी कि हमको तो रिस्टोरिंग फोर्स निकालना था। हमने ये क्या निकाल दिया? हमने तो यहाँ पर ये प्रूफ कर दिया कि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ एक्स के। चलिए हम सबसे पहले टाइम पीरियड अगर हमको निकालना है, तो हम टाइम पीरियड भी आपको निकाल के बताते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम जानते हैं, हमने दो इक्वेशंस निकाली है। सबसे पहले हमने निकाला है एफ ऑफ आर का फार्मूला, वो क्या था? माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन एल, माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन एल, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर निकाला है, अगर आपको याद होगा तो ये वाली, इसको ना इक्वेशन नंबर हम 2 बोल देते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। यानी हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आंसर है इक्वेशन नंबर 2 और 3 का इस्तेमाल करें। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन 2 एंड 3। मसौद नंबर 2 और 3 का इस्तेमाल करने पर, तो मसौद नंबर 2 आपके पास में क्या है? इसको मसौद नंबर 2 बोलेंगे। ये हमारे पास मसौद नंबर 2 है, माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन एल। इसी के साथ साथ में मसौद नंबर 3 आपके पास में क्या है? मसौद नंबर 3 है आपके पास में एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ एक्स के, यानी एफ बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को निकालू तो बराबर में होगा, और साथ में कांस्टेंट लगेगा, तो माइनस जैसा को वैसा कांस्टेंट हम यहाँ पर के ले लेंगे। ये आपके पास में मसौद नंबर 3 है बच्चों, ठीक है। हमने 2 और 3 का इस्तेमाल किया। चलो, क्या मैं जानता हूँ कि अगर मैं यहाँ से के अगर निकालना चाहूँ तो के किसके बराबर होगा?
तो यहाँ से अगर मैं के निकालना चाहूँ तो के बराबर होगा आपके पास में mg, ठीक है। देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि ये भी आपको समझा देता हूँ। अगर हम मसौदा नंबर 2 और 3 को गौर से देखें तो हमें ये बात समझ में आती है कि इसकी ये वाली साइड, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, ये वाली साइड एक जैसी है, तो ये वाली साइड खुद ब खुद एक जैसी हो जाएंगी। यानी आपके पास में बचेगा बच्चों माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन एल, ठीक है, माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन एल इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। ये माइनस जो है वो प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर का x और इधर का x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास में एम जी अपॉन एल इक्वल टू के बचा है। क्या बचा आपके पास में? एम जी अपॉन एल इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? तो आंसर है के की वैल्यू हमारे पास में आ गई एम जी अपॉन एल। के की वैल्यू को याद रखिए क्योंकि अभी हमको इसको आगे इस्तेमाल करना है। के की क्या वैल्यू निकल गई आपके पास में? एम जी अपॉन एल, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 हमको क्या निकालना था? हमें निकालना था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। हमको टाइम पीरियड निकालना था। हम जानते हैं कि हमने पीरियड ऑफ एसएचएम टाइम, जो आपके पास में सिंपल पेंडुलम का जो पीरियड था वो हमने निकाला था, उसका जाब्ता, ठीक है। वो क्या था? अगर कोई जरा एसएचएम अगर अंजाम देता है उसका पीरियड हमने निकाला था, जिसको हम दौर बोलते थे। वो था आपके पास में, देख लेना पिछले नोट्स में, वो था टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। क्या था बच्चों? टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। इसे कहा जाता है पीरियड ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं इसको? पीरियड ऑफ एसएचएम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपके पास में पीरियड ऑफ एसएचएम, मतलब एसएचएम का ये पीरियड है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर अंजाम देता है तो इसका टाइम पीरियड है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के। तो ये क्या बन जाएगा आगे चल के फार्मूला? ये बनेगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, एम को मैं यहाँ पर एज इट इज रखूंगा, ठीक है। और के मेरे पास में मसौदा नंबर 4 के मुताबिक क्या है बच्चों? ये आपके पास में एम जी अपॉन एल है। क्या है? एम जी अपॉन एल। ये एम और ये एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एल नसबनुमा का नसबनुमा शुमार कुनिंदा में चल जाएगा, तो यहाँ बचेगा टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास में एल अपॉन जी। क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। इस मसवाद को कहा जाता है बच्चों टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं इसको? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, ठीक है। ये आपके पास में फार्मूला आ चुका है। अब जरा हमें ये गौर करना है कि किन किन चीजों पर डिपेंड है, ठीक है, किन किन चीजों पर मुनहसिर है। तो सबसे पहला जो हमको यहाँ से जो समझने के लिए मिल रहा है वो ये है, देखिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। हाँ, जो आपका फार्मूला निकला है वो क्या निकला है? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एल के। ये इसकी पहली वाली कंडीशन कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, मतलब लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज्यादा लेंथ है ना स्क्वायर रूट का, जो लेंथ का जितना स्क्वायर रूट होगा उतना ज्यादा इसमें टेंशन क्रिएट होगा। ओके, सॉरी, टाइम पीरियड इसका बढ़ेगा। सेकंड ये है कि जो आपको दूसरी बात जो समझने के लिए मिल रही है वो ये है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 1 अपॉन में है ना, यानी जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तीसरा जो आपको यहाँ पर इस फार्मूले में समझ में आ रहा है वो ये है कि पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आपको इसमें कहीं पर भी मास नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब एम नहीं दिखाई दे रहा, तो हम ये लिखेंगे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब ये कमियत पर गैर मुनहसिर है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो होता है वो की कमियत पर गैर मुनहसिर होता है, ये इसका मतलब है। और चौथी वाली जो बात है बच्चों ये है कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। उसी के साथ साथ में सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पर इंडिपेंडेंट है। एम्पलीट्यूड मतलब उसका हेता, मतलब आपको यहाँ पर कहीं पर भी ए नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ये एम्पलीट्यूड पर भी गैर मुनहसिर है, ये मास पर भी गैर मुनहसिर है, एम्पलीट्यूड यानी कि हेते पर भी गैर मुनहसिर है, और जो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ एल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी है। ये हमको इस क्वेश्चन का कंक्लूजन समझने के लिए मिलता है। तो आई होप आपको तमाम चीजें समझ में आई है। तो जरा बता दीजिए कि आपको तमाम चीजें समझी है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए माशाल्लाह, बहुत सारे बच्चों को, तमाम बच्चों को ही समझ में आ गया, सभी का यस सर आंसर आ रहा है। वेरी गुड, आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बच्चों, बहुत अच्छी बात है, आपका कॉपरेशन बहुत अच्छा है आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़।
48 और हाँ 58 स्टूडेंट प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। चलिए, जो बच्चे अभी तक भी इस लेक्चर में प्रेजेंट नहीं है उन तक भी इस मैसेज को पहुंचाइए कि आपको प्रेजेंट रहना है। अस्मा आपका भी समझ में आ गया है, मोहम्मद मुदस्सिर का भी रिप्लाई आया है, आसिया अंजुम, अम्मारा फिरदौस, जुबिया शर्मीन। चलिए माशाल्लाह सभी को समझ में आया है। अब बच्चों हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हमारा लेक्चर ये मुकम्मल हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन ये है बच्चों, वो है सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखिए सवाल ऐसे आता है कि सेकंड्स पेंडुलम किसे कहा जाता है, मतलब दोहरा रक्कास किसे कहा जाता है, और इसके वक्त दौरा के लिए हमको ज़ाब्ता अखज़ करना है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे टॉपिक है हमारा सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है, इसको दोहरा रक्कास बोलते हैं इसको। ठीक है, सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है बच्चों, इसको पहले समझिए। सेकंड्स पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है या ऐसा सिंपल पेंडुलम होता है जिसका दौरी वक्त दौरा, टाइम पीरियड, ठीक है, कितना हो, तो आंसर है जिसका टाइम पीरियड जो बच्चों वो t बराबर 2 सेकंड हो। कितना हो, t बराबर 2 सेकंड हो। ऐसा सादा रकास, ऐसा सिंपल पेंडुलम जिसका वक्त दौरा 2 सेकंड हो, उस किस्म के पेंडुलम को हम कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं, यानी सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम जानते हैं, हमने अभी अभी निकाला है टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था टाइम सिंपल पेंडुलम का, तो वो था टी बराबर 2π√L/g। ठीक है, क्या था, टी बराबर 2π√L/g, अभी अभी हमने निकाला है। आपको क्या करना है, फॉर सेकंड्स पेंडुलम, सेकंड्स पेंडुलम के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला आपको जो इसकी लेंथ होती है स्मॉल एल, वो आपको लेना है यहाँ पर एल एस। एल एस का मतलब होता है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, यानी आपको कैपिटल एल एस लेना है। दूसरा हम यहाँ पर जो इस्तेमाल करेंगे सिंबल कि इसका भाई टाइम पीरियड जो होता है वो 2 सेकंड होता है, तो हम टी के जगह पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 2 सेकंड पुट करेंगे, तब जाके हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको जरा समझिए। आपके पास में फार्मूला था बच्चों टी बराबर 2π√L/g, यही फार्मूला था। टी के जगह पर आपको क्या पुट करना है, तो 2 रखना है। ठीक है, यहाँ पर है आपके पास में 2π जैसा का वैसा है, और यहाँ पर आपको रखना है एल इंटू एस, क्योंकि स्मॉल एल के जगह पर क्या रखना है, एल एस रखना है, और बटे में यहाँ रखना है आपको जी। देखिए इधर से 2 और इधर से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपके पास में क्या बचा है, तो हमारे पास में बचा है यहाँ पर 1। ठीक है, इक्वल टू पाई और यहाँ पर √L/g। बच्चों इसको क्या करो, इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, इसका स्क्वायर यहाँ करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर करने की वजह से इसका जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा मल्टीप्लाई बाय LS/g। इसका स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी LS/g जो है वो आपके पास में अंडर रूट में थे, इसीलिए उसका स्क्वायर नहीं आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा, यहाँ पर इक्वल टू पाई का स्क्वायर तो पाई ही रहेगा, सॉरी पाई का स्क्वायर जो है वो पाई ही रहेगा, इसको हम पाई का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पर है LS/g। अगर मैं जी को नसब नुमा में इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा जी बराबर पाई का स्क्वायर इंटू जी बराबर पाई का स्क्वायर इंटू एल एस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एल एस अगर निकालना चाहता हूँ तो एल एस किसके बराबर होगा, ये जी यहाँ पर एजिटिव होगा, पाई का स्क्वायर जो होगा वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, यानी यहाँ पर बच जाएगा एल एस। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बचा है, हमारे पास में जो फार्मूला निकला है वो है लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। कितना निकला है, लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम जो होता है बच्चों वो आ गया आपके पास में एल एस इक्वल टू हो गया जी अपॉन पाई का स्क्वायर। क्या हो गया, जी अपॉन पाई का स्क्वायर। मैंने शायद आपको टाइम पीरियड बोल दिया था स्टार्टिंग में, तो टाइम पीरियड तो 2 सेकंड होता है, हमको यहाँ क्या निकालना था, तो हमको यहाँ पर निकालना था इसका कि लेंथ क्या होती है। सवाल क्या है एग्जाम में कि सेकंड्स पेंडुलम की तारीफ बयान कीजिए और इसके लंबाई के लिए ज़ाब्ता खस कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो इसकी जो लंबाई है वो जो है बच्चों वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि एल एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जी के है। ठीक है, एल एस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/पाई का स्क्वायर के है। ये है आपके पास में लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर आज मुकम्मल होता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम बच्चों को शायद समझ में आया है। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। फिलहाल हमारा आज का लेक्चर यही मुकम्मल हुआ, अगर आपको समझ में आया है तो आप बोल दीजिए जी सर हमको समझ में आ गया है,
फिर इंशाल्लाह तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। अस्मा मिर्ज़ा, आसिया परवीन, सानिया मिर्ज़ा, समीर बेग, शेख अयान, इन तमाम का आंसर आ रहा है कि जी सर समझ में आ गए हमको। हुज़ैफ़ा का भी आंसर आ गया है। हमारा फिरदौस, यस सर हमको समझ में आ गया है। शेख तौसीफ, यस सर। फिज़ा फातिमा, यस सर। चलिए माशाल्लाह तमाम बच्चों को समझ में आ गया है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी वक्त ठीक 7:30 बजे हम हमारा दोबारा लेक्चर लेंगे, और वो लेक्चर जो होगा, कल का जो लेक्चर होगा हमारा, वो और इसके आगे के जो टॉपिक्स है इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इजाज़त दीजिए। सर क्या आप बता सकते हैं कि अभी तक आपने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं? देखिए अगर आपको टॉपिक्स कौन कौन से कंप्लीट है वो अगर देखना है तो जो हमारा टीचमेट की जो ऐप है वहाँ पर भी आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और उसी के साथ साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है परफेक्ट फिजिक्स, आपको वहाँ पर भी इसके वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आज का लेक्चर यहीं पर रोकता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।